तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एमजीके यूनिवर्सिटी के बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, पेपर 5A मेजर, जिसका बुकलेट कोड है बी और पेपर कोड है 24/2341। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत है इसकी। तो जैसा कि आप जानते होंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक यानी उल्टा होता है। यहाँ पे पहला एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए होगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट अ रिलेशन सेटिस्फाई टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इक्वल टू 1,2,3 एंड बी इक्वल टू 4,5। तो यहाँ पे दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए माइनस सेट बी क्या होगा? तो हम सेट ए के एलिमेंट्स में से सेट बी के एलिमेंट माइनस करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे बी में जो एलिमेंट्स है 4, 5 वो सेट ए में नहीं है, तो इसका माइनस करने पे वाई वैल्यू रह जाएगी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, 1,2,3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आर इक्वल टू 1,2, 2,3, 3,1, देन विच प्रॉपर्टी डज आर सेटिस्फाई। तो ये एक रिलेशन गिवन है, हमें बताना ये कौन सा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1, 2,2, 3,3 होना चाहिए, सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। और सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। ट्रांजिटिव होने के लिए 1,2, 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कोई फाइनाइट नंबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे तो गिवन, यहाँ पे तो 4 साफ दिख रहा है और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं कोई बता सकता, तो इसे फाइनाइट इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो पावर सेट का फार्मूला होता है 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट 3 हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 3,4 एंड c इक्वल टू 1,2,3,4, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बताना हमें। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी करेंगे तो आएगा हमारे पास 1,2,3,4 और उसका इंटरसेक्शन सी से करना है। तो हमारे पास सी में पहले से 1,2,3,4 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है वो बताना है। तो ए यूनियन बी और सी में पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा 1,2,3,4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1,2,3,4। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो नल रिलेशन होगा ये इम्पटी सेट, ये नल रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज बुलियन लॉजिक प्राइमरली यूज फॉर। तो बुलियन लॉजिक हम लोग यूज करते हैं डिजिटल सर्किट डिजाइन करने के लिए एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द कंसीडर द फाउंडर ऑफ बुलियन लॉजिक। तो बुलियन लॉजिक के फाउंडर जॉर्ज बुले को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन अ बुलियन वेरिएबल हैव। तो बुलियन वेरिएबल में दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द बुलियन ऑपरेशन, व्हाट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द एंड गेट इन बुलियन लॉजिक। तो बेसिक ऑपरेशन एंड गेट का क्या होता है बुलियन लॉजिक में। तो एंड में आउटपुट 1 होता है इफ बोथ इनपुट 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, which boolean operation output true only if exactly one of the input is true। तो बुलियन ऑपरेशन ट्रू कब होगा, जब एग्जैक्टली वन इनपुट ट्रू हैगा, तो ये होगा और वाले ऑपरेशन में जिसमें एक भी ऑपरेशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन 1? तो बुलियन एक्सप्रेशन 1 का मतलब होता है ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द और ऑपरेशन इफ बोथ इनपुट आर जीरो? तो बोथ इनपुट जीरो रहेंगे तो इसका रिजल्ट भी जीरो आएगा और ऑपरेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच बुलियन ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज इन्वर्जन? तो इन्वर्जन, नॉट वाले ऑपरेशन को हम लोग इन्वर्जन या इन्वर्टर बोलते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ कंडीशनल स्टेटमेंट ए रिलेटेड टू बी व्हेन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स? तो व्हेन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट इज ट्रू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इन बुलियन लॉजिक द स्टेटमेंट ए इफ एंड ओनली इफ बी इज ट्रू व्हेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3, 1 एंड 2 हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए ओनली इफ एंड ओनली इफ बी इफ ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म? तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? तो a disjunctive norm of clauses where each clause is a conjunction of literal, तो conjunction of literals होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, व्हाट इज द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म? तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशंस इज एन कंजक्टिव नॉर्मल? तो कॉन्जेक्टिव नॉर्मल कौन सा एक्सप्रेशन है इसमें से बताना है हमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नॉर रिलेशन? तो नॉर रिलेशन क्या होता है? और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पे और करने के बाद यहाँ पे नॉट लगाया गया तो इसे नॉर ऑपरेशन बोलेंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन बुलियन लॉजिक व्हाट डज द एक्सप्रेशन ए एरो बी रिप्रेजेंट? तो ये रिप्रेजेंट करता है इफ ए देन बी, तो इसे ए इफ ए देन बी बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच बुलियन रिलेशन इज फॉल्स ओनली व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू? तो बोथ ऑपरेंड ट्रू हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा तब जब रहेगा नॉर ऑपरेशन, जैसे कि हमने इस वाले केस में देखा था। कहाँ देखा था हमने? थोड़ी नहीं याद आ रहा है, मिल नहीं रहा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मैपिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन? तो मैपिंग क्या होती है रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में? तो अ वे टू पेयर ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ अनदर, तो इसे कहते हैं मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, what type of mapping is defined as a relation where every element of domain is related to exactly one element of the codomain? तो इसे वन टू वन मैपिंग बोलते हैं, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंक्शन मैपिंग इन रिलेशन? तो हमें बताना है कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फंक्शन का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन मस्ट बी मैप टू बाय एन एलिमेंट इन द डोमेन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह सकते हैं जो किसी से रिलेटेड ना हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस व्हाट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन? तो रेंज क्या होता है किसी फंक्शन या रिलेशन में? तो रेंज हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स को रेंज बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सर्जेक्टिव, जिसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं?
तो उसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इज मैप बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द इंजेक्टिव फंक्शन, जिसे वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज मैप्ड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, जो वन वन और ऑन टू हो, यानी कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस व्हाट डज द टर्म डोमेन रिफर्स टू। तो डोमेन किसे कहते हैं रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो रिलेशन के टर्म में डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट, यानी कि हम लोग इनपुट में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू दे सकते हैं, उसे ही डोमेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो सेट में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे कार्डिनैलिटी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो पूछा है, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। यहाँ पे एक सेट गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, तो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ अ पावर सेट पी एस ऑफ अ सेट एस विथ एन एलिमेंट्स। तो एक सेट है एस जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो उसका पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट का नंबर हो जाएगा 2 टू द पावर n, ये फार्मूला होता है पावर सेट के एलिमेंट्स का, तो उसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 2 टू द पावर n, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इफ टू सेट्स a एंड b हैव द सेम कार्डिनैलिटी व्हाट कैन बी सेड अबाउट देम। तो दो सेट हैं ए एंड बी, उनकी सेम कार्डिनैलिटी है, तो इसका मतलब है दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट इज द ग्राफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बूलियन लॉजिक। तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ होता है अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, अ ग्राफ विथ एजेस हैव अ डायरेक्शन, तो जिस ग्राफ के एजेस में डायरेक्शन दिखाई गई हो तो उसे डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, तो ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन बुलियन लॉजिक व्हाट इज अ कॉमन यूज ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ का यूज हम बुलियन लॉजिक में क्यों करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू रिप्रेजेंट लॉजिकल ऑपरेशंस एंड डिपेंडेंसी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन अ बुलियन लॉजिक सर्किट विच ग्राफ कंपोनेंट करस्पॉन्ड टू द आउटपुट ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेशन। तो बुलियन लॉजिक सर्किट में ग्राफ का कौन सा कंपोनेंट आउटपुट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है वर्टेक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन यूलर फार्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ व्हाट डज द वी रिप्रेजेंट। तो यूलर फार्मूला में वी वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, और ई एजेस को रिप्रेजेंट करता है, और एफ फेसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे वी पूछा है, तो वी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 44 है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला इफ द प्लेनर ग्राफ हैज 6 वर्टिसेस 10 एजेस देन हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव। तो इसका फार्मूला होता है वी माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2, ये फार्मूला होता है फाइंड करने का। तो यहाँ पे v गिवन है 6 और e गिवन है 10 माइनस 10 प्लस f फाइंड करना है हमें इक्वल टू 2। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4, इधर जाएगा तो 6, यानी कि हमारे पास फेसेस टोटल आएंगे 6 इस फार्मूले से फाइंड करने में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 6, तो इसमें हो जाएंगे 6 फेसेस। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ डज यूलर्स फार्मूला अप्लाई फॉर। तो यूलर्स फार्मूला प्लेनर ग्राफ में अप्लाई होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरोलरी ऑफ यूलर्स फार्मूला। तो कोरोलरी ऑफ यूलर्स फार्मूला क्या होता है, a connected planar graph with n vertices has an at most 3n minus 6 edges, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज अ हैमिल्टोनियन सर्किट। तो हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है? सर्किट दैट विजिट ईच वर्टेक्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्किट दैट विजिट ईच वर्टेक्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ ग्राफ टू बी हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन होने के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है? तो इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ ग्राफ टू बी हैमिल्टोनियन। तो कौन सा थ्योरम प्रोवाइड करता है सफिशिएंट कंडीशन एक ग्राफ को हैमिल्टोनियन होने के लिए? तो डायरेक्ट थ्योरम होता है करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैमिल्टोनियन पाथ एंड हैमिल्टोनियन सर्किट। तो हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट में हमें डिफरेंस बताना है। तो पहला ऑप्शन है, हैमिल्टोनियन पाथ विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एंड डज नॉट रिटर्न टू स्टार्टिंग वर्टेक्स। इतना तो सही है। व्हाइल अ हैमिल्टोनियन सर्किट डज। तो हैमिल्टोनियन सर्किट में ये नहीं, ऑप्शन करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हैमिल्टोनियन पार्ट विजिट एवरी एजेस एग्जैक्टली वंस व्हाइल हैमिल्टोनियन सर्किट विजिट एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वन। तो इसमें तो कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चल जा रहा है, सेम सेम लिखा है। क्वेश्चन ऑप्शन 3 देखते हैं, हैमिल्टोनियन पाथ विजिट्स एवरी वर्टेक्स एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स व्हाइल हैमिल्टोनियन सर्किट विजिट एवरी एजेस एग्जैक्टली वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इन रिलेशन टू हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है हैमिल्टोनियन ग्राफ्स में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट सर्किट दैट विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग वर्टेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑलवेज हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन कौन सा ग्राफ होगा हमेशा? तो a complete graph kn with n to the n is less than equal to 3. क्वेश्चन नंबर 53 है, which of the following is a well known Hamiltonian graph। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ कौन सा वेल नोन है? तो कंप्लीट ग्राफ K5। तो ये वेल नोन हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज अ ट्री इन ग्राफ थ्योरी। तो ग्राफ थ्योरी में ट्री किसे कहते हैं? तो कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल्स। तो कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल को हम लोग ग्राफ थ्योरी में ट्री बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी एजेस डज अ ट्री विथ 10 वर्टिसेस हैव। तो इसका फार्मूला होता है एजेस नंबर ऑफ ई इक्वल टू होता है v माइनस 1। तो यहाँ पे v गिवन है 10, यानी कि 10 वर्टिसेस हैं, तो इसकी एजेस होंगी 9। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री विथ 5 एजेस। तो 5 एजेस हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगी 6। इस फार्मूले से जो हमने अभी देखा है, मतलब वर्टिसेस हमेशा एक ज्यादा रहेंगी एजेस से। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्री इज ट्रू। तो every tree is a complete graph, every tree is a bipartite, every tree is a planar, every tree is a complete and acyclic। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एवरी ट्री कनेक्टेड होती है और असाइक्लिक होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ट्री विथ 8 वर्टिसेस। तो 8 वर्टिसेस हैं, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 एजेस होंगी इस ट्री में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ जी। तो स्पैनिंग ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राफ जी में, इट कंटेन नहीं नहीं इट कंटेन्स ऑल वर्टिसेस ऑफ जी। तो स्पैनिंग ट्री में ऑल वर्टिसेस होती हैं किसी भी ग्राफ की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल एजेस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कंटेन सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस एच जी, ये भी करेक्ट हो सकता है, दोनों बात सेम है। कंटेन द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑलवेज अ ट्री।
तो कौन सा ग्राफ हमेशा ट्री होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्री? तो ट्री की हाइट होती है लेवल्स ऑफ नंबर ऑफ लेवल्स इन द ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नंबर ऑफ लेवल्स इन द ट्री। क्वेश्चन नंबर 62 है, which of the following operations is used to construct a minimum spanning tree of a weighted graph? तो weighted graph का minimum spanning tree फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63 है, which data structure is typically used to implement depth first search? तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, which of the following best describe the behavior of depth first search when traversing a graph? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लोर नोड्स फ्रॉम वन नेबर टू द नेक्स्ट डेप्थ वाइज। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, इन डेप्थ फर्स्ट सर्च इफ अ वर्टेक्स हैज मल्टीपल नेबर्स इन व्हाट ऑर्डर आर दे विजिटेड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन ऑर्डर दे आर डिस्कवर्ड। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 है, which of the following data structure is used to keep track of visited vertices in depth first search to avoid processing them more than once? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट इन द ग्राफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, which of the following is not a traversal order possible in depth first search for a given graph? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 69 है, which of the following is a subset of every set? तो इनपटी सेट होता है जो, वो सबसेट ऑफ एवरी सेट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है 70 है, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 2 3 4 देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तो हमें ए यूनियन बी बनाना है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 1 2 3, इसमें से 2 3 पहले से है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए कॉमा बी? तो पावर सेट हो जाएगा हमारे पास, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर n हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से पावर सेट के। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट होंगे पावर सेट में। तो हम लोग देख के बता सकते हैं, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी ऑफ सेट्स ए एंड बी इज? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 है, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 एंड सेट बी इक्वल टू ए बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी? तो हमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो ये सिंपल सिंपल होता है बहुत, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं इस वाले सेट में, और दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन? तो हमें बताना इसमें से कौन सा रिलेशन नहीं है। ये एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये एक सिंपल सेट है। तो इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि एक रिलेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर, जो कि एक रिलेशन है सेट ए में 1 2 2 3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सबसे पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 1 2 3 एंड 3 3 मिसिंग है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 है, तो 2 1 होना चाहिए, जो कि वो भी मिसिंग है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है ये। ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, वो भी मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो ये एक एंटी सिमेट्रिक का एग्जांपल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर इज एंटी सिमेट्रिक।
तो यहाँ बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।